साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज के प्रैक्टिस सेट में भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित चुनिंदा 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगी। यह सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। जहां जरूरी हो आप नोट्स बनाते चलिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं, चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर ऑल सेट कर दें, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए जुड़ते हैं आज के अभ्यास सेट से, आज के प्रैक्टिस सेट से। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है साथियों, निम्न में से साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? निम्न में से साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? रामचंद्र शुक्ल, भट्ट लोलक, भट्ट नायक, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर है साथियों क्या? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, भट्ट नायक। साथियों भट्ट नायक ने सर्वप्रथम भरत मुनि के रस सूत्र में साधारणीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की, इसलिए उन्हें साधारणीकरण का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, बढ़ते आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, मुख्यार्थ से भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबद्ध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति है। लक्षणा, शाब्दी व्यंजना, अभिधा, आर्थी व्यंजना। तो सही उत्तर इसका क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1, लक्षणा। मुख्य अर्थ से भिन्न होते हुए उससे संबंध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुमहि उचित तप मो कह भोगू में कौन शब्द शक्ति है? अभिधा, आर्थी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना, प्रयोजनवती, लक्षणा। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2, आर्थी व्यंजना। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुमहि उचित तप मोह कह भोगू। पंक्ति में आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। जहाँ व्यंजना शब्द विशेष के कारण उत्पन्न होती है वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। जहाँ व्यंजना शब्द विशेष पर आधारित न होकर अर्थ पर आधारित होती है उसे आर्थी व्यंजना कहते हैं। आर्थी व्यंजना के भी साथियों दो भेद हैं, अभिधा मूलक आर्थी व्यंजना और लक्षणा मूलक आर्थी व्यंजना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय में प्रयुक्त शब्द शक्ति है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3, व्यंजना। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय, इस दोहे में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? इसमें व्यंजना शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका दोहा है? कबीरदास जी का प्रसिद्ध दोहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान से देख लीजिए प्रश्न। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में एक प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं जो काव्य की परिभाषा या काव्य के लक्षणों से संबंधित हो। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? कुलपति मिश्र, भिखारी दास, चिंतामणि, श्रीपति। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3, चिंतामणि। काव्य की परिभाषा किसने दी है? आचार्य चिंतामणि ने दी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितो वत प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया किस आचार्य का कथन है? कुंतक, आनंदवर्धन, विश्वनाथ, मम्मट। तो सही उत्तर इसका कह सकते हैं? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 4, मम्मट। ये किसका कथन है? ये आचार्य मम्मट का कथन है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 साथियों। प्रश्न संख्या 7 बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है, महाकाव्य के लक्षणों के विषय में असत्य कथन कौन सा है? यानी इसमें से 3 कथन सही हैं, एक कथन असत्य है। इसमें सभी नाटक संधियाँ होती हैं, इसमें सभी रस प्रधान होते हैं, यह सर्गों में विभक्त होता है, इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। तो इसमें साथियों असंगत कथन कौन सा है? इसमें असत्य या असंगत कथन विकल्प संख्या 2 है। इसमें सभी रस प्रधान होते हैं, यह गलत है, बाकी तीनों कथन सही हैं, क्योंकि नाटक में एक रस जो है प्रधान यानी अंगी रस होता है, बाकी उसमें गौड़ रस होते हैं। तो बढ़ते हैं आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8।
प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, सब कोऊ जानत तुम्हें सारे जगत जहान। इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? न्यून पदत्व, पुनरुक्ति, क्लिष्टत्व, अक्रमत्व। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, पुनरुक्ति। सब कोऊ जानत तुम्हें सारे जगत जहान दिए गए वाक्य में पुनरुक्ति काव्य दोष है। पुनरुक्ति दोष का अर्थ है यानी एक ही शब्द, जो एक ही अर्थ वाले शब्द हैं, उनको बार बार प्रयोग किया जाए। जैसे देखिए इस वाक्य में जगत और जहान, ये शब्द जो हैं दोनों का अर्थ संसार ही है, और इसमें से अगर जहान या जगत एक का भी प्रयोग होता तब भी अर्थ वही था। तो जगत जहान दोनों समानार्थी शब्द हैं, तो यहाँ पुनरुक्ति हुई है। ठीक है, यहाँ पुनरुक्ति का दोष है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? व्यंजना, रूढ़ा लक्षणा, अभिधा लक्षणा। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 3, अभिधा शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, दोष रहित और गुण सहित कछुक अल्प अलंकार, शब्द अर्थ सो कवित है ताको खरो विचार। यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? भिखारी दास, श्रीपति, कुलपति मिश्र, चिंतामणि। तो यह सही उत्तर इसका क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3, कुलपति मिश्र। यह कुलपति मिश्र की परिभाषा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा, अभिधा, व्यंजना। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, अभिधा। सही उत्तर कौन सा है? विकल्प संख्या 3, अभिधा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। महाकाव्य के संबंध में असत्य कथन है। महाकाव्य के संबंध में असत्य कथन है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, गहरा प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रृंगार, वीर और शांत में एक प्रधान रस होना चाहिए। आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए। नायक धीरोदात्त तथा कुलीन होना चाहिए। कथा सर्गों में व्यवस्थित होनी चाहिए। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? असंगत कथन कौन सा है? वह है विकल्प संख्या 2, आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए। यह महाकाव्य की अनिवार्य शर्त नहीं है। बाकी तीनों जो इसमें कथन है वो सत्य हैं, महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, पढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद तथा उपभेद माने हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, 6 भेद व 41 उपभेद। बहुत ध्यान से देखिए, वक्रोक्ति के कितने भेद तथा उपभेद कुंतक ने माने हैं? 6 भेद व 41 उपभेद। वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक कुंतक हैं। कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्त जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है। वक्रोक्ति के इन्होंने 6 प्रमुख भेद तथा 41 उपभेद माने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। जिस रचना में वाचक विशेष व वाच्य विशेष अपने अभिधेय अर्थ को गौड़ बनाकर काव्यार्थ व्यंग्यार्थ व्यक्त करते हैं वह ध्वनि कहलाती है। यह किसका कथन है? दंडी, आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2, आनंदवर्धन। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन माने जाते हैं। ध्वनि के संबंध में उपर्युक्त कथन आनंदवर्धन का है। आनंदवर्धन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ध्वन्यालोक। परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15, किस आचार्य ने दृष्टि, प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है? कुंतक, दंडी, वामन, रुद्रट। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, वामन। वामन ने दृष्ट, प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, भट्टतौत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है। प्रज्ञा नौ नवोन्मेष शालिनी प्रतिभामता, प्रतिभा नौ नवोल्लेख शालिनी प्रज्ञा, अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, क्षणम स्वरूप स्पर्शो तथा प्रज्ञेयु प्रतिभा कवि। तो इसका सही उत्तर है साथियों क्या? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, प्रज्ञा नौ नवोन्मेष शालिनी प्रतिभामता। भट्टतौत के अनुसार यह प्रतिभा की व्याख्या है। और
अभिनव गुप्त का कहना है कि अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, ये अभिनव गुप्त का कथन है। क्षणम स्वरूप स्पर्शो तथा प्रज्ञेय प्रतिभा कवे, यह महिम भट्ट का कथन है। ठीक है साथियों, बढ़ते आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है आचार्य और काव्य प्रयोजन का असंगत युग्म है। बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सहृदयों की प्रियता और धनार्जन, यह दंडी का कथन। रस निष्पत्ति चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति आनंदवर्धन। लोक व्यवहार का ज्ञान लोकोत्तर आनंद का लाभ कुंतक। कीर्ति और प्रीति विश्वनाथ। तो इसमें असंगत कथन कौन सा है? इसमें असंगत कथन है साथियों विकल्प संख्या 4, कीर्ति और प्रीति। यह काव्य प्रयोजन विश्वनाथ नहीं बल्कि आचार्य भोज ने माना है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष यानी चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति काव्य प्रयोजन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहे हैं निम्नलिखित में काव्य हेतु नहीं है। निम्नलिखित में काव्य हेतु नहीं है व्युत्पत्ति अभ्यास प्रेरणा समाधि। तो सही उत्तर है साथियों इसका विकल्प संख्या 3, प्रेरणा। प्रेरणा इसमें से काव्य हेतु नहीं है। काव्य हेतु के मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं साथियों, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा इसमें सबसे प्रमुख है जिसे कवित्व का बीज माना जाता है। आचार्य राजशेखर ने काव्य मीमांसा के अंतर्गत 4 काव्य हेतुओं की चर्चा की है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि। राजशेखर ने प्रतिभा के भी 2 भेद किए हैं, कारित्ती प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 19 साथियों। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है आचार्य जयदेव ने अंगीकरोत यह काव्यम कहकर किस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी है? क्षेमेंद्र, मम्मट, भामह, अप्पय दीक्षित। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2, मम्मट। आचार्य क्षेमेंद्र ने अंगीकरोत यह काव्यम कहकर आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण को चुनौती दी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा, संयुक्त, अभिधा, व्यंजना। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1, लक्षणा शब्द शक्ति। इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर कूद पड़ती है, यह किसका कथन है? ठीक है, जयशंकर प्रसाद, नरेश मेहता, रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर नारायण। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, रामधारी सिंह दिनकर। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर कूद पड़ती है, ये रामधारी सिंह दिनकर का कथन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया, क्या कहकर किया? यह पश्चिमी सिद्धांत है, आत्मिक आनंद की प्रक्रिया है, संगीत से संबंधित है, कलावाद को बढ़ावा देता है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, विकल्प संख्या 4, कलावाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है? बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा प्रश्न है। काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है? भामह, दंडी, रुद्रक, मम्मट। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 4, मम्मट। काव्य हेतु प्रतिभा के लिए आचार्य मम्मट ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? ध्वनि, रीति, रस और अलंकार। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2, रीति, रीति संप्रदाय से। गुण का संबंध रीति सिद्धांत से है। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है, उन्होंने कहा है रीतिरात्मा काव्यस्य। ठीक है, आचार्य वामन ने वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली इन 3 रीतियों की कल्पना की है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है साथियों हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य हैं,
हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य हैं राजशेखर, नगेंद्र, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र। इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2 नगेंद्र। हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य डॉक्टर नगेंद्र हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है काव्य दोष का लक्षण बताने वाली आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है। काव्य दोष का लक्षण बताने वाली आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है। गुण विपर्यात्मना आत्मानो दोषाः, गुण विपर्यात्मानो दोषाः, रसापकर्षका दोषः, मुख्यार्थः हतिर्दोषः, उद्वेगजनको दोषः। तो इसका सही उत्तर कौन सा साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2 रसापकर्षका दोषः। यह आचार्य विश्वनाथ की काव्य दोष का लक्षण बताने वाली उक्ति है। रसापकर्षका दोषः। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है विभाव के कितने प्रकार होते हैं? विभाव के कितने प्रकार होते हैं? 2, 4, 5, 8। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 विभाव के 2 प्रकार होते हैं। विभाव के 2 प्रकार होते हैं। जो व्यक्ति, पदार्थ अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक करता है, उन कारणों को विभाव कहा जाता है। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है जब अर्थ ग्रहण अभिधा से न हो किंतु उससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को कहते हैं। यहाँ शायद ये प्रश्न रिपीट हो गया है, फिर भी इसको देख लीजिए। व्यंजना ध्वनि लक्षणा अभिधा मूला। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3। चूंकि ये प्रश्न रिपीट हुआ है, फिर भी एक बार अभ्यास कर लीजिए, देख लीजिए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कह रहे हैं औचित्य के आधार पर होता है सामर्थ्य निर्णय, सन्निधि निर्णय, अर्थ निर्णय और उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 4 उपर्युक्त सभी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? भामह, दंडी, रुद्रट, आनंदवर्धन। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1 भामह। आचार्य भामा ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्यालंकार। ठीक है, तो साथियों आज के प्रैक्टिस सेट का महत्वपूर्ण 30 प्रश्न आपने देखा। उम्मीद करता हूं कि यह संकलन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं और उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए। हम पूरे पाठ्यक्रम की प्रामाणिक सामग्री अभ्यास से आपको उपलब्ध कराएंगे, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में भारतीय काव्यशास्त्र से ही संबंधित कुछ और प्रश्नों के साथ। साथियों भारतीय काव्यशास्त्र से अभी 2-3 प्रैक्टिस सेट हम बनाएंगे, उसके बाद पाश्चात्य काव्यशास्त्र से 2-3 प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, उसके बाद अन्य प्रकरणों पर चर्चा होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।